एक बोट पर मौजूद इन सारे लोगों का वेकेशन इतना ज्यादा डरावना हो जाता है कि वो समुद्र के एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आज तक बहुत ही अनजान चीजें देखी गई हैं। कहा जाता है कि उस जगह से अगर ऊपर से प्लेन भी गुजरती है तो वो भी गायब हो जाती। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है यूएस में स्थित एक बंदरगाह को दिखाते हुए, जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी जिसके पास एक अच्छी बोट थी, वो अपनी बहन मैग के साथ समुद्र में घूमने जा रहा होता है। जॉन और मैग ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन तभी अचानक उस जगह पर ब्रैड नाम का एक आदमी आ गया। ब्रैड तो जॉन से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे भी अपने साथ लेकर चले। वो कभी भी बोट पर बैठा नहीं है और इस तरीके की प्राइवेट बोट का एक्सपीरियंस उसे करना है। जॉन तो सबसे पहले मना कर दे रहा था, लेकिन फिर बाद में मैग अपने भाई को समझाती है। तब जाकर जॉन ने ब्रैड को ये परमिशन दी और वो उसके साथ ज्वाइन हो गया। वो बिना देरी किए बोट पर बैठकर निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। थोड़ी देर के अंदर पता चला कि उस बोट में 2 और मेंबर हैं, जिनमें से एक का नाम मार्क तो दूसरे का नाम लीना था। अब जब वो सब बैठकर बातचीत कर रहे थे तो मार्क ने जॉन से कहा कि हमें अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदलनी होगी। हम एक ऐसे बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। वो उसे पिक करेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। जॉन ने जब उस डायरेक्शन के बारे में सुना तो वो तुरंत ही चौंक गया। वो मार्क को ये चीजें करने से रोकता है क्योंकि वो जिस जगह पर जाना चाहता है वहाँ पर दुश्मनी जहाज बहुत होते हैं। अगर वो किसी भी मुसाफिरों को देख ले तो उन्हें पकड़कर मार देते थे और उनकी बोट से लेकर सारी कीमती चीजें छीन लेते थे। इसलिए जॉन ने साफ कह दिया कि हम उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मार्क बेचारा इस बात से उदास हो चुका था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा और ऑब्वियसली अब उसे जॉन की अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। हमें अब उस बंदरगाह के पास में मौजूद यूएसए का एक कोस्ट गार्ड ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ जितने भी एम्प्लॉयज थे सभी वेदर रिपोर्ट अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। अचानक उन्हें उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दी, यानी कि वेदर बहुत ही ज्यादा बदलता जा रहा है और समुद्र की तरफ आने वाली हवाएं बहुत ही बड़ी मात्रा में है। ये सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल लग रही होती है क्योंकि ऐसे खतरनाक डेटा उन एम्प्लॉयज को कभी नहीं मिले होते। वो सब तो अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन में लग गए। वहीं हमें अब ब्रैड को दिखाया गया जो बोट के एकदम टॉप पर आकर देखने लगता है, लेकिन वो नोटिस कर रहा था कि हवाओं की इंटेंसिटी और तेज हो गई है। लहरें जिस तरीके से बढ़ रही थीं और बोट से टकराकर उसे झटका दे रही थी, ये सब ब्रैड को कुछ अलग लग रहा था। लेकिन वो यही समझता है कि जॉन जैसा एक्सपीरियंस आदमी उसके साथ है, इसलिए उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जॉन को भी अंदाजा होने लगा क्योंकि अब उनकी बोट हद से ज्यादा हिल रही थी। उस जगह पर तो तेजी से बारिश भी होने लग जाती है, इसीलिए सभी ऊपर की तरफ जाकर देख रहे थे। जॉन ने मार्क को रेडियो पर सिग्नल देखते रहने के लिए कह दिया ताकि अगर कोई सिग्नल कनेक्ट हो तो वो बातचीत कर सकें। लेकिन बेचारा मार्क अपनी गर्लफ्रेंड ना मिलने के गम में एकदम ड्रंक था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। जॉन की कोई बात उसे समझ में नहीं आई। जॉन बेचारा अपने बाकी साथियों के साथ ऊपर जाकर कोशिश करने लगा कि उन तेजी से बह रही हवाओं की वजह से बोट पलट न जाए, इसलिए उसे तुरंत ही मदद की जरूरत होगी। अब उस कोस्ट गार्ड ऑफिस में ये कंफर्म कर लिया गया था कि एक भारी तूफान वहाँ पर बह रहा है। इस वजह से अब उनके एम्प्लॉयज उन सारे लोगों से कांटेक्ट करने लगे जो उसी समय बोट लेकर पानी में गए हुए थे। लकीली एक एम्प्लॉय ने रेडियो सिग्नल पर कांटेक्ट किया जॉन की बोट पर बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ मार्क सोया हुआ था। रेडियो सिग्नल आने के बावजूद भी वो सुन नहीं पा रहा होता। बाकी सब तो बोट के ऊपर रहकर काफी झटके झेल रहे थे। जॉन इतना तो समझ गया था कि अब उनकी कंडीशन काफी ब्रूटल होने वाली है, क्योंकि ऐसा ही तूफान उसने कई साल पहले देखा था और उसकी बोट भी उसमें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। झटके इतने बढ़ चुके होते हैं कि नीचे जितने भी सामान थे सब यहाँ वहाँ गिरने लगे। मार्क भी नीचे गिरता है और उसे होश आ गया। उसी वक्त उसने रेडियो पर दिए जाने वाले सारे सिग्नल सुन लिए और जॉन और बाकियों को ये सारी चीजें बताने लगा। अगर वो थोड़ा पहले जग जाता तो वो अपनी बोट मोड़कर जा सकते थे। अब इन्हीं सारी अफरा तफरी के बीच मैक के पैर में काफी बड़ा जख्म हो जाता है। पैर से उसकी बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती जा रही थी, जिससे मैक चिल्लाने लग जाती है। बाकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके थे उसकी मदद करने के लिए। खासकर जॉन मैक की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी करता है ताकि उसे कमजोरी बिल्कुल भी ना हो। जॉन ने जब रेडियो की तरफ देखा कि वहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं तो वो मैक को साइड में बिठाकर रेडियो को देखने चला गया। बात करते दौरान जॉन को पता चल रहा था कि ये वही कोस्ट गार्ड ऑफिसर है जिसे वो जानता है। उसने तो ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि वो कहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और वो कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगे। ऑफिसर और उसकी टीम जॉन को एकदम शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही देर में वो उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। अच्छी तरीके से सबसे पहले उनकी लोकेशन एग्जैक्ट निकाली जाती है और फिर बताया जा रहा था कि वो कुछ घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे।
पर जॉन रिक्वेस्ट कर रहा था कि इतने समय तक वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। यहाँ के हवाओं और लहरों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ ही देर में उनकी बोट पलट जाएगी। ये सुनने के बाद ऑफिसर तुरंत डिसाइड करता है कि वो अभी निकल रहे हैं। जॉन अब अपने साथियों के साथ जब ऊपर आता है तो वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि लहरें इतनी ऊपर ऊपर तक उठ रही थी कि वो बोट को एक ही बार में खत्म कर दें। इतने ज्यादा झटके लग रहे थे कि सभी एकदम घायल हो गए होते हैं। और थोड़ी देर बाद पता चला कि इतनी बड़ी लहर हवा में उठी है कि वो पूरी तरीके से बोट को अपने अंदर चपेट में ले लेती है। बहुत ही तेजी से झटके लगने के कारण बोट उनकी पूरी तरीके से पलट गई थी। जॉन, मैक, ब्रैट और सभी लोग पानी के अंदर डूब रहे होते हैं। तूफान तो बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन अब उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो बच पाएंगे भी कि नहीं। थोड़ी देर तक आसपास तैरते रहने के बाद उन्हें एक लाइफ बोट दिखाई देती है। ये लाइफ बोट उनकी बोट में से ही निकली थी। तो अब जॉन सभी को इशारा करने लगा कि हमें उस लाइफ बोट की तरफ बढ़ना है। जैसे तैसे सभी बोट के साइड में पड़ी हुई रस्सियों को पकड़कर तैरने लग जाते हैं। यानी अब से वो एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। वो कोस्ट गार्ड ऑफिसर जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को हेलीकॉप्टर लेकर भेज दिया था, वो भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि एक्चुअल में बोट तो डूब चुकी है और इतने भारी भरकम तूफान के बीच उन लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ देर तक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पर हवर करते रहते हैं और फिर बाद में यही सोचकर चले जाते हैं कि वो सब मर गए होंगे, बल्कि एक्चुअल में वो सब जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे बोट के ऊपर। पूरी रात ऐसे ही बीत गई और सुबह के समय में जब तूफान शांत हुआ तो वो लाइफ बोट को पकड़कर तैर ही रहे थे। उस जगह पर पता चला कि मैक के पैर में जो चोट लगी थी उससे खून निकल रहा है, और इस तरीके से खारे पानी में खून निकलना कितना खतरनाक हो सकता है सभी को अंदाजा है। ब्रैट और मार्क कह रहे थे कि हमें मैक को ऊपर भेज देना चाहिए बोट के, एटलीस्ट उसके जख्म बहुत ज्यादा दर्द नहीं होंगे। लेकिन जॉन कहने लगा कि ये खतरनाक हो सकता है, ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे उसका घाव और बढ़ेगा। यानी जॉन मैक की हर समय पर प्रोटेक्शन करने के लिए रेडी था। लेकिन उन सभी को क्या अंदाजा कि थोड़ी देर में उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक अब लीना मार्क को डांटने लगी क्योंकि वो उसे पैर मार रहा था, जबकि मार्क सिंपल ये रिप्लाई देता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। जब उसने नीचे की तरफ देखा तब जाकर रियलिटी सामने आई। उस जगह पर कई सारी शार्क अट्रैक्ट हो चुकी होती हैं मैक के पैर से निकलने वाले खून के कारण। सभी एकदम से पैनिक होने लगे और अपने आप को बचाने के लिए बोट के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन उन सभी का वेट इतना ज्यादा था कि वो बोट एकदम से पलट गई और उल्टी हो जाती है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सभी शार्क उनके ऊपर अटैक करके खा जाएंगे। सभी डरे हुए थे, लेकिन ब्रैट सबसे ज्यादा डरपोक था। वो तो बोट को सीधा किए बिना उसके ऊपर उल्टा चढ़ जाता है और बाकियों को भी उस पर आने के लिए कहता है। लेकिन ये बात ऑब्वियस थी कि बोट वैसे ही डूब जाएगी, इसलिए बाकी सब मिलकर बोट को सीधा करते हैं और उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। पता चला कि मार्क एक आखिरी बचा हुआ है जिसे बाकी सब जल्द से जल्द पकड़कर खींच लेते हैं। यानी अभी फिलहाल के लिए वो सभी लोग एक छोटी सी बोट पर मौजूद हैं और उनके ठीक नीचे पूरा शार्क का झुंड वेट कर रहा है उन्हें खाने का। यानी उनका परफेक्ट वेकेशन एक खतरनाक नाइटमेयर में बदल चुका है। अचानक अब कई सारी शार्क उनकी बोट से टकराने लगी, जैसे वो उन्हें नीचे गिराना चाहती हैं। सभी वहां पर बोट का बैलेंस बनाने में बिजी थे और पता चला कि इतना ज्यादा झटके लगने के कारण जॉन पानी में गिर चुका है। मैग और बाकी सब काफी घबराकर जॉन को ऊपर खींचने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर तभी जॉन ने कहा कि शायद शार्क हमारे चिल्लाने की वजह से यहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं। वो सबसे पहले सभी को शांत कराता है और इसका रिजल्ट उन्हें साफ दिखाई दिया। वो सभी शार्क उन पर अटैक नहीं करती और थोड़ा दूर चली जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कब तक वो इस जगह पर फंसे रहेंगे। ना तो उन्होंने कुछ खाया पिया है और ना ही कोई मदद के आसार उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड अपनी रेस्क्यू टीम चारों तरफ लेकर घूम रहे थे। उनके पास तो लास्ट टाइम दिए हुए ही उस बोट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जॉन और उसके सभी साथी लाइव बोट पर बैठकर काफी दूर निकल गए थे। इस वजह से रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही होती। कई घंटे और बीत गए थे और सभी लोग बोट पर बैठे हुए होते हैं। खासकर मैक का पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी था। एक्चुअल में उसे जो चोट लगी होती है वो इन्फेक्टेड होने लगा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो शायद वो मर भी जाएगी। जॉन उसे शांत कराता है और अपना एक बेल्ट लेकर उसके पैर पे बांधता है ताकि ज्यादा खून भी ना निकले और इन्फेक्शन रुक जाए। बट इन सारी चीजों से मैक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब आवाज करने पर कई सारी शार्क्स आसपास घूमने लगी और ये चीजें मार्क को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मार्क जो बहुत ज्यादा सेल्फिश था और सिर्फ अपने बारे में सोचता, उसका दिमागी संतुलन शायद बिगड़ चुका होता है। उसने तो गुस्से में आकर मैक के पैर से वो बेल्ट निकाला और जॉन से छीनते हुए उसे पानी में फेंक दिया। ये इसलिए ताकि मैक चिल्लाए ना और शार्क उनके पास ना आ जाए। जॉन को इस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मार्क को मारने लगा। उसने तो मार्क का सर पानी में भी डुबा दिया होता है ताकि शार्क उस पर अटैक करे। एक शार्क तो उसकी तरफ बढ़ने भी लगी, लेकिन जॉन ने तुरंत ही उसका सर निकाल लिया था।
यानी वो सिर्फ उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा होता है। जॉन के साथ साथ सभी यही सोच रहे होते हैं कि ये शायद उनका अंत है। उनके पास तो रेडियो भी नहीं थी ताकि वो कांटेक्ट कर सके रेस्क्यू टीम से, और यहाँ नीचे की तरफ शार्क का झुंड उन्हें खाने का वेट कर रहा है। पूरा एक दिन वहाँ पर बीत चुका था और काफी रात हो चुकी होती है। सभी बोट पर सोकर आराम कर रहे थे, लेकिन जॉन को नींद ही नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया है और इतना डेस्परेट हो चुका है कि यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना है उसे। कुछ घंटे और बीत गए और जब सुबह हो गई तो जॉन की नजर एक आइलैंड पर जाती है। वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि तुरंत ही पानी में कूदता है अपने साथियों को बताए बिना। जल्द से जल्द वो तैरते हुए उस आइलैंड की तरफ जाने लगा ताकि वो मदद लेकर आए। पर जैसे ही वो पानी में उतरकर उस आइलैंड को देख रहा था तो पता चला वहाँ आइलैंड ही नहीं है, यानी कि ये उसके सिर्फ आंखों का धोखा था। रात भर जागने के कारण उसका दिमाग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में जब बोट पर मौजूद सभी साथी उठ जाते हैं तो उन्हें जॉन नहीं दिखाई देता। वो पानी में होता है, इसीलिए वो सभी उसे बुलाने लगे। जॉन भी अब रियलिटी समझ चुका था, इसीलिए वो तेजी से तैरते हुए बोट के पास आने लगता है। पानी का बहाव होने के कारण उसका डिस्टेंस अब काफी दूर हो चुका होता है और अब जिसका डर था वही हुआ। पीछे से एक शार्क तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मैग और उसके सभी साथी जॉन की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे ताकि वो उसे पकड़कर खींच लें। एक समय पर लगा कि शार्क ने जॉन को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी साथी उसका हाथ पकड़कर जब खींच रहे थे तो लगा कि वो बच जाएगा। पर शायद जॉन की नसीब अच्छी नहीं थी, उसे तुरंत ही दूसरी शार्क ने पकड़ लिया और पानी में खींच लिया। बाकी सब चिल्लाते रह गए, लेकिन पानी अब सिर्फ और सिर्फ लाल बन चुका था। यानी बेचारा जॉन इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि कोई उसे बचा ही नहीं पाया। बाकी मेंबर्स इसलिए भी ज्यादा उदास थे क्योंकि यहाँ सिर्फ जॉन ही था जिसे इस अनजान समुद्र में सरवाइव करने की टेक्निक्स पता थी, और अब वो सारे अनाड़ी इस कंडीशन में कैसे सरवाइव करेंगे उन्हें नहीं समझता। सब कुछ एकदम खत्म होता सा दिखाई दे रहा था इस भरे समुद्र में। अब बचे हुए लोगों को उस बोट पर फंसे हुए काफी समय बीत चुका था। उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड होने लगती है और अगर खारा पानी इस समुद्र का वो पीने लगे तो और भी ज्यादा वो बीमार पड़ जाएंगे। सबसे शॉकिंग बात तो ये हो गई कि मार्क का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो इतना ज्यादा पैनिक करने लगता है कि बोट पर कूदने लगा। ब्रैड भी उसे आकर समझाता है और मार्क को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी बोट को ही पलट देगा और सभी की जान ले लेगा। सभी के दिमाग में कई बुरी बातें घूम रही थी कि उनका अंत शायद होने वाला है। ये ऑब्वियस बात भी थी क्योंकि कोई भी रेस्क्यू टीम दिख नहीं रही होती जो उनकी मदद करे। कई देर तक ब्रैड ने जब मार्क को समझाया तब जाकर वो शांत होता है। पर अगर कभी ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएं जहां पर खाने पीने की चीजें ही नहीं है, समय के साथ साथ बॉडी इतनी कमजोर होती चली जा रही है कि कोई सह नहीं पाएगा, तो इन सारी चीजों में सबसे अहम बात होती है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें खारा पानी नहीं बल्कि नॉर्मल पानी चाहिए जिससे शरीर और ताकतवर बने। अब एक टेक्निक आती है जिसमें हम खारे पानी या फिर किसी भी तरीके के गंदे पानी को नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सूर्य की किरणों की मदद से। ये टेक्निक काफी हाई टेम्परेचर वाले रेगिस्तान में भी काम आती है। इसमें हमें एक छोटे कंटेनर के अंदर खारा पानी लेना है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल देनी। सूर्य की किरणें जब उस पानी के ऊपर पड़ेंगी तो उसी पानी का वाष्पीकरण होने लगेगा और ये भाप बनकर जब प्लास्टिक के ऊपर आएगा तो वो पानी एकदम प्योर होगा। हमें उसी पानी को इकट्ठा करना है और उसे पीकर बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो मैं अगर इनकी जगह पर होता तो मछलियां पकड़ने के बजाय उस शार्क को ही मार देता। अगर ध्यान लगाया जाए तो शार्क को मारना उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। हमें सबसे पहले अपना थोड़ा सा ब्लड गिराकर उस शार्क को अट्रैक्ट करना है और फिर उसके सबसे नाजुक हिस्से यानी उसके आंख और गलफड़ों के ऊपर वार करना है। अगर आपका एक वार भी सटीक लग गया तो वो शार्क वहीं मर जाएगी। फिर हम सब उसकी बॉडी को अच्छे से खाकर अपना पालन पोषण कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पर ये देखकर लगता नहीं कि बचे हुए लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये स्टेप ले सकें। खास करके यहाँ मार्क को उन्हें संभालना पड़ रहा था क्योंकि वो तो शार्क को देखकर और चिल्लाने लगा। यहाँ मैक की हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही थी क्योंकि उसके पैर में लगी हुई चोट का इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से गर्म हो चुकी थी, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलने वाला। फिलहाल के लिए सबसे बेकार हालत तो मार्क की ही थी क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ब्रैट ही है जो उसे संभाल कर साइड में रखता ताकि वो कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट कर दे। मार्क अब एक समय पर शांति से बोट पर लेटा हुआ होता है और उसका हाथ पानी की तरफ जा रहा था। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन एक शार्क ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसे झटका लगा और मार्क पानी में जाकर गिर जाता है। बाकी सब मार्क को वापस से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया कि एक शार्क आकर उस पर अटैक करती है और उसे पानी के अंदर लेके जाकर मार देती है। यानी उसका भी हाल वैसा ही हुआ जैसा जॉन के साथ हुआ था। बोट के ऊपर अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए होते हैं, ब्रैड, मैग और लीना।
कुछ घंटे इस तरीके से बीत कर जब अंधेरा हो जाता है तो मैग लीना से इमोशनल होकर ये बातें बता रही थी कि वो जॉन से प्यार करती थी और कुछ समय में वो शादी करके अपनी फैमिली बनाने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लीना मैग को अच्छी तरीके से सांत्वना देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते जब सुबह का समय आ गया तो ब्रैट और लीना एकदम उदास थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि मैग बेचारी अपना दम तोड़ चुकी है। उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था और बॉडी का कलर भी एकदम चेंज हो गया होता है। किसी भी तरीके की मेडिकेशन ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ब्रैट और लीना कोई और रास्ता ना होने के कारण मैग को पानी के अंदर फेंक देते हैं। फेंकने से पहले ब्रैट ने तो कुछ मंत्र भी पढ़े जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, और जैसे ही मैग की बॉडी पानी में जाती है तो कई शार्क वहाँ पर मंडराने लगी, यानी वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले अपना शिकार बनाने के लिए। बेचारे ब्रैट और लीना इतनी बड़े विशालकाय समुद्र में अकेले फंसे हुए हैं। हमें तो कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को भी दिखाया गया जिन्होंने अपनी छानबीन जारी रखी थी, लेकिन बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर कई सारी रेस्क्यू टीम उन्होंने भेजकर चेक कर ली होती है, पर उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट जॉन की जो एक्चुअल बोट होती है वो भी पानी में डूब चुकी थी, तो इसीलिए अब ऑफिसर्स ने यही सोच लिया कि शायद वो सब मर गए होंगे। इसीलिए उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए इस बारे में। सभी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उनकी फैमिलीज को एक एक करके वो बताने लगे, बट ऑफिसर्स को यह अंदाजा नहीं था कि 2 मेंबर्स अभी भी बोट में उस समुद्र के अंदर मौजूद हैं। हमें अब लीना और ब्रैड को ही दिखाया गया जो एकदम मायूस होकर बोट पर पड़े हुए होते हैं। दोनों के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी जान एकदम निकलने ही वाली है और अगर थोड़े समय में उन्हें खाना पानी नहीं मिला तो वो वैसे ही सूख जाएंगे। लीना जब आसपास देख रही थी तो वो ब्रैड को बताने लगी कि हमें बोट टेढ़ा करना होगा, क्योंकि बोट के अंदर कई सारा ब्लड जमा हो चुका है और इसी ब्लड को स्मेल करते हुए वो सारी शार्क्स यहाँ पर घूम रही हैं। अगर जैसे तैसे वो बोट को उल्टा कर दे और सारा खून पानी में बहा दे तो शायद हो सकता है कि वो बोट पर सुरक्षित रहे। लीना ने अपना प्लान तो बता दिया था, पर ब्रैड यहाँ बिल्कुल भी होश में नहीं होता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो खड़े होकर इसमें उसका साथ दे, इसलिए ब्रैड ने इन सारी चीजों के लिए मना कर दिया। पर लीना उसे फिर से समझाती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। अगर तुम्हें मरना है तो डायरेक्टली कूद जाओ और शार्क तुम्हें खा लेगी। कई बातें करने के बाद आखिरकार ब्रैड तैयार हो गया। दोनों एक साथ प्रेशर लगाते हैं और उस बोट को उल्टा करके तैरने लग जाते हैं। जो भी खून के धब्बे थे वो पानी के अंदर फैलने लगे और अब उन्हें उस बोट को वापस सीधा करना होगा। ब्रैड और लीना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ट्राई करते हैं कि वो सीधा हो जाए। हालांकि अब यहाँ खून की स्मेल से और भी शार्क्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यानी उन्हें अब जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। बोट के सीधा होने पर सबसे पहले लीना चढ़ जाती है और फिर बाद में वो ब्रैड की मदद करती है, बट ब्रैड इतना कमजोर हो चुका था कि वो पानी में तैरने लगा। लीना को तो सच में लगा कि शायद ब्रैड भी नहीं बचेगा और इस पूरे समुद्र में वो अकेली रह जाएगी। लेकिन जैसे ही ब्रैड ने एक शार्क को देखा अपनी तरफ आते हुए तो उसके अंदर का एक्चुअल मर्द जाग गया और तैरते हुए तुरंत ही वो बोट के पास पहुंचा, यानी एक्चुअल खतरा देखकर उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो ही गया था। लीना ब्रैड की मदद करती है और जैसे तैसे उसे बोट पर ले लेती है। बोट पर लगा हुआ पूरा खून साफ हो चुका था पानी के द्वारा और वो दोनों फिलहाल यही होप कर रहे थे कि वो शार्क यहाँ ना आए। एक हैरान कर देने वाली बात पता चली कि उन्हें यहाँ पर 100 आवर से भी ज्यादा हो चुके हैं। इतना ज्यादा टाइम वो भी खाए पिए बिना रह पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके तो आधे से भी ज्यादा साथी मारे गए और अब बारी शायद उनकी होती है। ब्रैड और लीना तो एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर लेट गए होते हैं, जैसे इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि 2 ही लोग फंसे हुए हैं समुद्र के बीचों बीच। कोस्ट गार्ड ऑफिसर भी हार मान चुके थे कि वो अब बिल्कुल ढूंढ नहीं सकते। ब्रैड और लीना ने पूरी रात इसी तरीके से गुजार ली विदाउट खाने पीने के। अब एक भी दिन उन्हें अगर वेट कराया गया तो उनकी जान वैसे ही निकलने वाली है। सुबह होते ही ब्रैड जब नजर घुमा रहा था चारों तरफ, तभी अचानक उसे एक बड़ी चीज दिखाई दी। ये कोई शार्क या फिर बड़ा जलजीवी जानवर नहीं था, बल्कि ये तो एक कार्गो शिप थी जो वहाँ से गुजर रही होती है। इससे अच्छा नजारा तो ब्रैड ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तुरंत ही उसने लीना को उठाया और दोनों ही एक साथ कार्गो शिप की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। वो लगातार उन्हें इशारा करते रहते हैं और काफी तेज आवाज लगाते हैं, लेकिन कार्गो शिप का साइज काफी बड़ा था और वो इतने छोटे होते हैं तो फिर उन्हें आवाज कैसे सुनाई देगी। पर कहते हैं कि आपके नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। सबसे अच्छी बात हुई कि कार्गो शिप के कैप्टन को इस बारे में पता था कि कुछ लोग उसी जगह पर गुम हो गए हैं। इस वजह से वो बाइनोकुलर से जब देखता है तो उसे लिटरली ब्रैड और नीला दिखाई दे जाते हैं। तुरंत ही उसने अपनी टीम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और दोनों को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाता है। ब्रैड और लीना भी इस बात से खुश हो गए थे और जैसे तैसे बोट पास में कार्गो शिप के लेके जाने लगते हैं।
कैप्टन के सभी साथी उनकी तरफ एक रस्सी फेंक रहे थे जिसे पकड़कर वो सब ऊपर आ जाएं। अब पहले तो ब्रैट और लीना एक साथ थे, वो एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रैट एकदम तंदुरुस्त होता है, इसीलिए वो थोड़ा आगे निकल गया था। वहीं लीना, जिसके बॉडी पर मल्टीपल चोटें लगी होती हैं, वो काफी कमजोर थी और वो प्रॉपर तैर भी नहीं पा रही होती। मार्क ने तो जैसे तैसे वो रस्सी पकड़ ली होती है और अब सिर्फ बारी थी लीना की, लेकिन लीना अचानक दिखाई नहीं दे रही होती और जैसे लग रहा था कि वो डूब रही है। मार्क जब उसकी मदद करने के लिए आगे जा रहा था तो पता चला उस जगह पर शार्क आ चुकी है। वो शार्क सीधा बढ़ते चली जा रही थी लीना की तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो लीना पर अटैक करके उसे मार देगी, लेकिन उस समय पर कैप्टन ने अपने पायलट से कहकर बोट के हॉर्न को बजा दिया। वो बोट का हॉर्न इतना तेज होता है कि काफी बड़े पैमाने पर साउंड क्रिएट हुई। इस आवाज को सुनकर वो शार्क पता चला कि वहाँ से भाग जाती है। यानी आखिरकार मार्क और लीना सही सलामत उस कार्गो शिप पर पहुंच गए थे। उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी मेंबर्स उन्हें रेस्क्यू करके घर छोड़ आते हैं। पता चला कि उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज ही किया गया क्योंकि उनकी बॉडी की कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी। और अब अंत में जाकर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि ये जितनी भी चीजें हुई ये सब सच्ची घटना पर आधारित हैं। इतने सारे दोस्तों में से ब्रैट और लीना ही 2 सर्वाइवर्स थे जो सही सलामत बचकर वहाँ से वापस आए होते हैं। उनकी असली फोटोग्राफ्स भी एकदम सेम टू सेम उनकी पर्सनालिटी डिक्टेट करती है कि कैसे उनमें जीने की एक आशा थी और उसी चीज ने उन्हें आज यहाँ पर जिंदा रखा है। लीना ने तो इन सारे एक्सपीरियंस के ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी होती हैं जिससे कई लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और वो सब जब ओशियन में जाएं तो क्या क्या उन्हें सिक्योरिटी अपने साथ रखनी चाहिए। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।